ला 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 ला। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो मशहूर लेखक रोald डाल की लिखी हुई है। रोald डाल की कहानियों में अक्सर चौंका देने वाले तत्व होते हैं। इस कहानी का शीर्षक है द वे अप टू हेवन और इसका हिंदी रूपांतरण मैंने किया है आपको सुनाने के लिए। मैं वैलेंटीना त्रिवेदी, आओ सुनो कहानी ऊपर का रास्ता। मिसेस फॉस्टर को हमेशा इस बात का खौफ रहता था कि उनकी ट्रेन या प्लेन छूट जाएगा या कोई नाटक देखने वो समय से नहीं पहुंच पाएंगी। वो कोई डरपोक किस्म की औरत नहीं थी, पर ऐसे मौक़ों पर वक्त से ना पहुंचने का ख्याल उनके दिमाग में घर कर लेता था। मारे घबराहट के उनकी बाएं आंख का कोना ऐसे फड़कने लगता था मानो वे हल्के से आंख मार रही हों, और यात्रा या प्रोग्राम शुरू होने के 1 घंटे बाद तक फड़कता रहता था। बड़ी अजीब बात है कि किसी किसी के लिए एक साधारण सी चिंता विकराल रूप ले लेती है। घर से निकलने के निर्धारित समय से आधे घंटे पहले मिसेस फॉस्टर अपना कोट, हैट और दस्ताने लिए लिफ्ट से बाहर निकलती थीं और इसके बाद एक कमरे से दूसरे से तीसरे में आतुरता से आती जाती रहती थीं। इस वक्त उनके लिए बैठ पाना नामुमकिन हो जाता था, और फिर मिस्टर फॉस्टर, जिन्हें यकीनन उनकी इस कमज़ोरी का पता था, इत्मीनान से बाहर आते और कहते, अब हमें चलना चाहिए ना। मिस्टर फॉस्टर को शायद अपनी पत्नी की बेवकूफ़ी की आदत से खींचने का हक था, पर फिर भी उन्हें मिसेस फॉस्टर को और इंतज़ार करवा कर प्रताड़ित करने का हक कतई नहीं था। हालांकि ये यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता कि वो ये जानबूझकर करते थे, पर फिर भी हर बार जब बाहर जाना हो तो उनका बस 2-3 मिनट देर से प्रकट होना और चेहरे पर शिकन तक न आना ये इंगित करते थे कि उन्हें बेचारी हैरान परेशान मिसेस फॉस्टर को थोड़ी और यातना देने में शायद मज़ा आता था। उन्हें ये भी बखूबी पता था कि चाहे जितना भी परेशान हो जाएं, मिसेस फॉस्टर कभी भी उन्हें जल्दी करो कहने की जुर्रत नहीं कर पाएंगी। उन्होंने अपनी पत्नी को बखूबी अनुशासित कर रखा था। पिछले कुछ सालों में एक आध बार तो ऐसा लगा मानो मिस्टर फॉस्टर चाहते हो कि ट्रेन या प्लेन छूट ही जाए, जिससे मिसेस फॉस्टर और भी यातना झेलें। और अगर वाकई ऐसा था तो ये दुगनी गलत बात थी, क्योंकि अपने 30 साल के विवाहित जीवन में मिसेस फॉस्टर एक आदर्श वफादार पत्नी रही थी और अपने पति के प्रति हमेशा प्यार और सद्भावना से पेश आती रही थी। ये बात वो खुद भी बखूबी जानती थी, समझती थी, और इसलिए उनके दिमाग में ये ख्याल कभी आया ही नहीं कि मिस्टर फॉस्टर जानबूझ के उन्हें परेशान करने की कोशिश करेंगे। पर अब कभी कभी उन्हें लगता था कि कहीं उनकी ये सोच गलत तो नहीं है। मिस्टर फॉस्टर, जिनकी उम्र अब 70 की हो चली थी, अपनी पत्नी के साथ न्यूयॉर्क शहर में एक 6 मंजिले मकान में रहते थे। उनके घर में 4 लोग काम करने वाले थे। घर में कोई ज़्यादा आता जाता तो था नहीं मिलने जुलने, शायद ही कभी कोई आता हो, तो सन्नाटा सा ही छाया रहता था। पर जनवरी की उस सुबह घर में काफ़ी चहल पहल और अफरा तफरी मची हुई थी। हर कमरे के फर्नीचर को कपड़े से ढांका जा रहा था। बटलर सूटकेसेस ला ला कर नीचे हॉल में रख रहा था और खानसामा बार बार आकर उससे कुछ पूछ रहा था। और मिसेस फॉस्टर अपने फर कोट और हैट पहने हुए तेजी से कमरों में आ जा रही थीं, मानो वो सब जगह के काम पर नज़र रखे हों और हिदायतें दे रही हों।
असली में सिर्फ एक ही ख्याल उनके दिमाग में घूमता जा रहा था कि अगर उनके पति जल्दी से तैयार होकर नीचे नहीं आए तो कहीं उनका प्लेन छूट ना जाए। प्लेन छूट जाएगा। क्या टाइम है वॉकर? उन्होंने बटलर से पूछा। 9:10, बटलर ने कहा। क्या गाड़ी आ गई? जी, मैं सामान रखने ही जा रहा हूँ। 1 घंटा जाने में लगेगा, प्लेन 11 बजे जाएगा, आधा घंटा पहले पहुँचना है। मैं ज़रूर लेट हो जाऊँगी, मुझे मालूम है। अभी काफ़ी वक्त है मैडम, बटलर बोला। मैंने साहब को बता दिया था कि आप 9:15 बजे निकलेंगे। अभी 5 मिनट हैं। हाँ हाँ ठीक है, पर तुम जल्दी से जाकर सामान रखो गाड़ी में। और वो हॉल में ऊपर से नीचे टहलने लगी और जब भी बटलर आता तो उससे टाइम पूछती। ये प्लेन वे बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहती थी। मिस्टर फॉस्टर से इस ट्रिप की इजाज़त लेने में कई महीने लग गए थे। अगर फ्लाइट मिस हुई तो कहीं वो ट्रिप ही ना कैंसिल कर दें। और मुश्किल ये थी कि वो उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने जाने पर तुले हुए थे। हे भगवान, वो बोली, प्लेन छूट जाएगा, प्लेन छूट जाएगा, मैं जानती हूँ प्लेन छूट जाएगा। और उनकी बाईं आंख का कोना फड़कने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी भी मिनट फूट फूट कर रो पड़ेंगी। वॉकर, अब क्या टाइम है? 9:18 हुए हैं मैडम। अब तो ज़रूर छूट जाएगा प्लेन। ओहो, जल्दी से क्यों नहीं आते वो नीचे? ओहो। मिसेस फॉस्टर के लिए ये एक बहुत ही ख़ास यात्रा थी। वे अपनी इकलौती संतान, अपनी बेटी से मिलने अकेले पेरिस जा रही थीं, जहां उनकी बेटी अपने फ्रेंच पति और अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। मिसेस फॉस्टर का बहुत मन था कि वे अपने नाती नातिनों से मिलें जुलें, और जिन्हें उन्होंने अभी तक सिर्फ तस्वीरों में ही देखा था। बड़े प्यारे बच्चे थे। मिसेस फॉस्टर ने घर भर में उनकी तस्वीरें जगह जगह लगा रखी थी और अक्सर बैठकर उन्हें निहारती रहती थी। अब वे बाकी ज़िंदगी उन बच्चों के करीब रहकर बिताना चाहती थी, जिससे वे उनसे मिलने आ पाएँ और वे उन्हें घुमाने ले जा पाएँ, उनके लिए तरह तरह के तोहफे खरीद पाएँ और उनको अपनी आँखों के सामने बड़ा होता हुआ देख पाएँ। उन्हें पता था कि उनका ये सोचना गलत था, क्योंकि उनके पति अभी मौजूद थे और वे ये भी जानती थीं कि मिस्टर फॉस्टर न्यूयॉर्क शहर छोड़कर पेरिस में रहने बिल्कुल नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। अरे वो मिसेस फॉस्टर को अकेले पेरिस जाने दे रहे थे, यही कोई कम था क्या? और वो भी 1.5 महीने के लिए। पर वे सोचती कितना अच्छा होता अगर वे हमेशा वहाँ बच्चों के पास रह पाती। वॉकर, टाइम क्या हुआ है? उन्होंने पूछा। 9:22 मैडम। तभी दरवाज़ा खुला और मिस्टर फॉस्टर बाहर आए। छोटा कद, स्मार्ट और बड़ा सा दाढ़ी वाला चेहरा। एक पल उन्होंने अपनी पत्नी को ध्यान से देखा और फिर बोले, अब चल देना चाहिए अगर तुम प्लेन पकड़ना ही चाहती हो तो। हाँ डियर, बिल्कुल, सामान सब गाड़ी में रखा जा चुका है, चलो। गुड। वॉकर तुम्हारा कोट भी ले आया है, लो कोट पहन लो और चलो चले। मैं बस 1 मिनट में आया, हाथ धोकर। और ये कहकर मिस्टर फॉस्टर हाथ धोने चले गए।
वॉकर, अब तो प्लेन छूट ही जाएगा, है ना? नहीं मैडम, आप पहुंच जाएंगी टाइम से। मिस्टर फॉस्टर आए, बटलर ने उन्हें कोट पहनाया। मिसेस फॉस्टर जल्दी से जाकर गाड़ी में बैठ गईं। मिस्टर फॉस्टर इत्मीनान से सीढ़ियां उतरते हुए आए और बीच में रुककर मौसम का जायजा लिया। कोहरा हो रहा है आज कुछ, और एयरपोर्ट पे तो और भी होएगा। हो सकता है फ्लाइट कैंसिल ही हो जाए, वो बोले। ऐसा मत कहो प्लीज़, मिसेस फॉस्टर बोली। मिस्टर फॉस्टर की गाड़ी में बैठते ही गाड़ी चल पड़ी। काफ़ी देर तक मियाँ बीवी कुछ नहीं बोले। फिर मिस्टर फॉस्टर ने कहा, मैंने सब नौकरों को 1.5 महीने की छुट्टी दे दी है, आधी तनख्वाह पर। वो आज ही चले जाएंगे, और मैंने वॉकर से कहा है कि जब वापस बुलाना होगा तो मैं उसे तार भेज दूंगा। मैं आज रात ही क्लब में शिफ्ट हो रहा हूँ, अच्छा चेंज रहेगा। बीच बीच में घर से चिट्ठियाँ वगैरह लेने आता रहूँगा। हाँ बिल्कुल डियर, मैं तुम्हें चिट्ठी लिखूँगी वहाँ से। पर वॉकर अगर रुका ही रहता घर में तो अच्छा नहीं होता। बिल्कुल नहीं, मिस्टर फॉस्टर बोले। अरे बेकार में पूरी तनख्वाह देनी पड़ती। हाँ 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 हाँ, ठीक कह रहे हो तुम। और घर पे अकेले रह के क्या क्या करता कौन जाने, मिस्टर फॉस्टर बोले, अपने सुनहरे लाइटर से अपना सिगार सुलगाते हुए। तुम मुझे खत लिखोगे, मिसेस फॉस्टर ने पूछा। देखूंगा। तुम तो जानती हो कि जब तक कुछ खास कहने को ना हो मैं चिट्ठी विट्ठी नहीं लिखता हूँ। हाँ डियर, मत परेशान होना। गाड़ी की रफ्तार धीमी हो गई क्योंकि कोहरा गहरा होने लगा था। ओफो, अब तो मेरी फ्लाइट ज़रूर मिस हो जाएगी, मिसेस फॉस्टर बोली। क्या टाइम है? अरे बेकार उतावली हो रही हो, उनके पति ने इत्मीनान से कहा। ऐसे मौसम में कोई फ्लाइट नहीं जाने वाली, हमें आना ही नहीं चाहिए था। बात कुछ ऐसे कही गई थी कि मिसेस फॉस्टर मुड़ के अपने पति की तरफ देखने लगी। इतनी दाढ़ी मूंछों के बीच में उनके चेहरे के भाव का पता लगा पाना बड़ा मुश्किल था, और आंखें सिर्फ गुस्सा ही दर्शा पाती थी। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर फ्लाइट जा रही होगी तो तुम्हारा ये कहना ठीक है कि तुम उसे पकड़ नहीं पाओगी। मिसेस फॉस्टर मुड़ के खिड़की की तरफ मुंह फेर के बैठ गईं और बाहर देखने लगीं। कोहरा और बढ़ गया था और अब उन्हें सिर्फ सड़क के किनारे तक ही नजर आ रहा था। उन्हें लगा कि उनके पति अभी तक उन्हें देख रहे हैं। उन्होंने मुड़ के उनकी तरफ देखा तो ये देखकर चौंक गईं कि वो उनकी फड़कती हुई आंख को गौर से देख रहे थे। इसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा। गाड़ी धीमे धीमे रेंगती रही। ड्राइवर ने अब तक कोहरे वाली पीली हेडलाइट्स ऑन कर ली थी। अचानक गाड़ी रुक गई। देखो, मैंने कहा था ना कि तुम फंस जाओगी, मिस्टर फॉस्टर बोले। नहीं सर, हम एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, ड्राइवर ने जवाब दिया। मिसेस फॉस्टर बिना कुछ बोले गाड़ी से बाहर निकलकर टिकट काउंटर की तरफ लपकी और भीड़ में धंसती हुई आगे तक पहुंची। वहां पहुंच के उन्हें पता चला कि उनकी फ्लाइट डिलेड है और जैसे ही मौसम ठीक होगा चल पड़ेगी। उन्होंने लौटकर अपने पति को ये बताया और कहा, तुमको रुकने की ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ। हाँ, मैं रुक के क्या करूँगा, मिस्टर फॉस्टर बोले। सामान उतारा गया और मिस्टर फॉस्टर विदा लेकर हैव अ गुड ट्रिप कहते हुए एयरपोर्ट से चल दिए। मिसेस फॉस्टर के लिए वो दिन इंतज़ार भरा था। वो काउंटर के पास ही बैठ गईं
और हर आधे घंटे पे जा जाकर अपनी फ़्लाइट के बारे में पूछती रहीं। हर बार उन्हें एक ही जवाब मिला, इंतज़ार कीजिए, मौसम साफ होते ही फ़्लाइट चल पड़ेगी। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया और आखिर शाम को 6 बजे ये अनाउंसमेंट हुआ कि फ़्लाइट अगले दिन 11 बजे जाएगी। थकी हारी मिसेस फॉस्टर को अचानक सूझा ही नहीं कि वो क्या करें, इसलिए वो आधा घंटा और वहीं बेंच पर बैठकर सोचती रही। क्या रात भर एयरपोर्ट पर गुजारना ठीक रहेगा? इतनी मुश्किल से एयरपोर्ट पहुंचकर वो वहां से जाना नहीं चाहती थी और ना ही उन्हें अपने पति को देखने की कोई तमन्ना थी। उन्हें ये खौफ भी था कि मिस्टर फॉस्टर किसी न किसी तरह उन्हें पेरिस जाने से रोक लेंगे, इसलिए वो वहीं बेंच पर बैठकर रात गुजारना चाहती थी। पर फिर उन्हें लगा कि उनकी उम्र में ऐसा करना ठीक नहीं होगा। वो अभी से ही इतनी थक के चूर हो चुकी थी। इसीलिए उन्होंने आखिरकार घर पे फ़ोन किया। उनके पति क्लब के लिए निकलने वाले थे और उन्होंने बताया कि नौकर तो सब छुट्टी पर जा चुके हैं। अच्छा, फिर मैं यहीं एयरपोर्ट के पास ही किसी होटल में रात गुजार लेती हूँ, मिसेस फॉस्टर बोली। अरे, जब तुम्हारा इतना बड़ा घर है तो ऐसा करने की क्या ज़रूरत है? बेवकूफ़ी होगी ऐसा करना, मिस्टर फॉस्टर बोले। हाँ, पर घर तो खाली है ना। अरे, तो मैं रुक जाऊँगा तुम्हारे साथ। अरे, पर घर पे अब कुछ खाने को भी तो नहीं है, मिसेस फॉस्टर बोली। ओफो, तो तुम खाना खाती हुई आ जाओ ना। अरे, हर चीज़ के लिए इतनी चिक चिक क्यों करती रहती हो, मिस्टर फॉस्टर बोले। हाँ, ठीक कहते हो। सॉरी, मैं यहाँ से कुछ खा के आ जाती हूँ। हालांकि अब तक कोहरा कुछ छंट चुका था, पर फिर भी उन्हें घर पहुँचने में काफ़ी वक्त लगा और रात तक निढाल होके वो घर पहुँची। उनके पहुँचते ही मिस्टर फॉस्टर ने पूछा, तो कैसा रहा पेरिस? कल दिन में 11 बजे जाएगी फ़्लाइट, पक्का है, मिसेस फॉस्टर ने जवाब दिया। अगर कोहरा छंट गया तो, उनके पति बोले। हवा चलनी शुरू हो गई है, छंट जाएगा, मिसेस फॉस्टर बोली। थकी हुई सी लग रही हो, बड़ा लंबा दिन रहा तुम्हारा। हाँ, बस सोने जा रही हूँ, मिसेस फॉस्टर बोली। कल सुबह 9 बजे के लिए मैंने टैक्सी बुक कर दी है, मिस्टर फॉस्टर ने कहा। ओह, थैंक यू डियर। और सुनो, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले ही चली जाऊंगी एयरपोर्ट। हाँ, ठीक है, पर मुझे क्लब छोड़ते हुए जाना, मिस्टर फॉस्टर बोले। मिसेस फॉस्टर ने अपने पति की ओर देखा और उस पल उन्हें लगा जैसे वो दूर, बहुत दूर खड़े हैं और उन दोनों के बीच में एक खाई है। वो इतना दूर लग रहे थे कि मिसेस फॉस्टर को ठीक से समझ भी नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और क्या हैं। क्लब तो उल्टी तरफ है ना, वो बोली, एयरपोर्ट के रास्ते में नहीं है। पर तुम्हारे पास काफ़ी वक्त होगा डियर। क्या तुम मुझे क्लब ड्रॉप नहीं करना चाहती हो, मिस्टर फॉस्टर बोले। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मिसेस फॉस्टर ने कहा। ठीक है, तो कल सुबह 9 बजे मिलते हैं। मिसेस फॉस्टर सेकंड फ्लोर वाले अपने बेडरूम में गईं और इतनी थक चुकी थीं कि लेटते ही सो गईं। अगले दिन वो उठी और ठीक 8:30 बजे तैयार होकर हॉल में खड़ी थीं। 9 बजे के बाद उनके पति प्रकट हुए और बोले, कॉफ़ी बनाई है क्या तुमने? नहीं डियर, मैंने सोचा तुम क्लब में बढ़िया नाश्ता करोगे। गाड़ी रुकी हुई है, मैं तैयार हूँ। और सामान? वो तो एयरपोर्ट पर ही रखा है ना। अच्छा, तो अगर तुम मुझे क्लब तक छोड़ने वाली हो तो शायद हमें अब चल देना चाहिए ना।
हाँ हाँ प्लीज़, मिसेस फॉस्टर बोली। ठीक है, तुम टैक्सी में बैठो, मैं बस कुछ सिगार लेकर आता हूँ। मिसेस फॉस्टर टैक्सी तक गई और टैक्सी में घुसते ही ड्राइवर से पूछा, टाइम क्या है? करीब 9:15, ड्राइवर बोला। मिस्टर फॉस्टर 5 मिनट बाद आए और इत्मीनान से सीढ़ियाँ उतरना शुरू किया। फिर पिछले दिन की तरह ही बीच में रुक के मौसम का जायजा लिया। एक लंबी सांस ली। मौसम पूरी तरह खुला नहीं था, पर कोहरे के बीच बीच में से धूप निकलने की कोशिश कर रही थी। शायद आज तुम्हें फ्लाइट मिल ही जाए, वो टैक्सी में बैठते हुए बोले। जल्दी चलो प्लीज़, मिसेस फॉस्टर ने ड्राइवर से कहा। दरवाज़ा मैं बंद कर लूँगी, तुम चलो बैठो, गाड़ी चलाओ। ड्राइवर वापस अपनी सीट पर बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट कर ली। एक मिनट रुको, मिस्टर फॉस्टर बोले, अपने ओवरकोट की जेबें टटोलते हुए। क्या हुआ डियर? मिसेस फॉस्टर ने पूछा। मैं एलन के लिए एक तोहफा भेजना चाहता था, न जाने कहाँ रख दिया है, वो जेबें टटोलते हुए बोले। मेरे हाथ में ही तो था। तुम्हारे हाथ में तो कुछ भी नहीं था जब तुम आए डियर। कैसा तोहफा? एक छोटी सी डिबिया है, सफ़ेद कागज़ में लिपटी हुई। कल तुम्हें देना भूल गया था, आज भूलना नहीं चाहता हूँ, मिस्टर फॉस्टर बोले। डिबिया? मैंने तो कोई डिबिया नहीं देखी तुम्हारे हाथ में। मिसेस फॉस्टर जल्दी से टैक्सी में ढूंढने लगी कि कहीं डिबिया उन्हें मिल जाए। मिस्टर फॉस्टर अपनी कोट की जेबें टटोलते जा रहे थे। ओफो, लगता है बेडरूम में ही छोड़ आया। बस अभी आया लेकर। अरे प्लीज़, टाइम नहीं है, रहने भी दो ना। अरे पार्सल कर देना, मिसेस फॉस्टर बोली। एक और बेकार सा क्लिप ही होगा, और क्या, तुम हमेशा उसे क्लिप्स ही देते रहते हो। क्लिप्स में क्या बुराई है? मिस्टर फॉस्टर की त्योरियां चढ़ने लगी थी कि उनकी पत्नी अपना नियंत्रण खो रही थी। कुछ भी नहीं डियर, पर तुम बैठो, मैं आता हूँ। ये कह के मिस्टर फॉस्टर टैक्सी से उतरे और चल दिए। प्लीज़ 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 जल्दी आना। मिसेस फॉस्टर बैठी इंतज़ार करती रही। वो इंतज़ार करती रही और फिर ड्राइवर से पूछा, टाइम क्या है? उसने अपनी घड़ी देखकर कहा, 9:30 बस बजने ही वाले हैं। क्या हम 1 घंटे में एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं? उन्होंने पूछा। हाँ, पहुंच ही जाएंगे। तभी मिसेस फॉस्टर को अपने पति की तरफ वाली सीट में खुशी हुई। कोई सफ़ेद चीज़ दिखी। उन्होंने हाथ बढ़ाकर उसे खींचा तो वो एक सफ़ेद कागज़ में लिपटी हुई डिबिया थी। मिसेस फॉस्टर इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकी कि वो वहाँ ऐसे गहरी खुशी हुई थी मानो जानबूझकर किसी ने हाथ से दबाकर ठूंसी हो। अरे मिल गई, वो चिल्लाई। ओहो, अब वो वहाँ घंटों ढूंढते रहेंगे। ड्राइवर, जरा दौड़ कर जाओ और उन्हें बुला लाओ प्लीज़। ड्राइवर मुंह बनाते हुए टैक्सी से उतरा और सीढ़ियाँ चढ़कर मेन दरवाजे तक पहुँचा। फिर मुड़कर वापस आ गया और बोला, दरवाज़ा लॉक्ड है, आपके पास चाबी है? हाँ, एक मिनट। हैरान परेशान मिसेस फॉस्टर अपने पर्स में तेज़ी से चाबी ढूंढने लगी। ये लो। नहीं, मैं ही जाती हूँ, मुझे मालूम है वो कहाँ होंगे। हाथ में चाबी पकड़े हुए वो जल्दी से टैक्सी से उतरकर सीढ़ियों से ऊपर की तरफ लपकी। दरवाजे में चाबी लगाई और बस घुमाने ही वाली थी कि एकदम ठहर गई। इतनी आपाधापी दौड़ा भागी के बीच अचानक उनका पूरा शरीर मानो बुत बन गया और वो सर उठाकर ऐसे ही रुकी रही 5, 6, 7, 8, 9, 10 सेकंड तक। और उनका पूरा शरीर तना हुआ था सर ऊपर, जैसे कि वो घर के अंदर की गहराई से कोई आवाज़ दोबारा सुनने के लिए रुकी हो। हाँ, उनके हाव भाव और पूरी मुद्रा बिल्कुल किसी दूर की आवाज़ सुनने वाली थी। वो अपना एक कान दरवाजे के पास लाती जा रही थी
और अब बिल्कुल दरवाजे से चिपका कर खड़ी थीं और कुछ और सेकंड्स तक ऐसे ही खड़ी रहीं, सर ऊपर, कान दरवाजे से लगा हुआ और शरीर बिल्कुल तना हुआ, हाथ में चाबी जो दरवाजे में लगी हुई थी, मानो बस घर में घुसने ही वाली थी, पर घुस नहीं रही थी। घुसने की बजाय घर में कहीं बहुत अंदर से आती आवाज़ों को समझने की कोशिश कर रही थी। फिर एकदम से मानो बुत में फिर से जान आई। उन्होंने चाबी बाहर निकाली और लगभग दौड़ती हुई टैक्सी तक वापस आई। बहुत देर हो गई है, मैं अब और नहीं रुक सकती, अब बिल्कुल नहीं रुक सकती, नहीं तो प्लेन छूट जाएगा। ड्राइवर, जल्दी से एयरपोर्ट चलो। अगर ड्राइवर ध्यान से देख रहा होता तो देखता कि उनका चेहरा सफ़ेद फक पड़ गया था और उस पे अब एक बिल्कुल ही नया भाव था। नम्रता और बेवकूफ़ी की बजाय अब उनके चेहरे पर एक सख्ती झलक रही थी। उनके ओंठ सिकुड़ गए थे और आंखें चमक रही थी। जल्दी करो ड्राइवर, उन्होंने आदेश दिया। आपके पति आपके साथ नहीं जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, उन्हें तो मैं सिर्फ क्लब तक छोड़ने वाली थी। वो दूसरी टैक्सी बुला लेंगे, अब चलो, मुझे पेरिस का प्लेन पकड़ना है। ड्राइवर ने पूरे रास्ते तेजी से गाड़ी दौड़ाई और मिसेस फॉस्टर ने अपना प्लेन आखिर पकड़ ही लिया। जल्द ही वो आराम से अपनी सीट पर बैठी अटलांटिक महासागर के ऊपर से उड़ी जा रही थी पेरिस की ओर। उनका बदला हुआ व्यक्तित्व अभी भी उनके साथ था और वो एक नई स्फूर्ति और उमंग से भरी हुई थी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने क्या किया था। प्लेन जैसे जैसे न्यूयॉर्क से दूर जा रहा था, एक असीम शांति उनके दिलो दिमाग पर छा रही थी। एक सशक्त, शांत और खुश मिसेस फॉस्टर पेरिस पहुंची, जहां वो ये देखकर खुशी से फूली नहीं समाई कि उनके नाती नातिन तो तस्वीरों से भी कहीं ज़्यादा प्यारे थे, बिल्कुल नन्हे फरिश्तों की तरह। वो रोज़ उन्हें घुमाने ले जाती, उन्हें तरह तरह के केक्स खिलाती, उनके लिए तमाम तोहफे खरीदती और उन्हें मज़ेदार कहानियाँ सुनाती। हर मंगलवार को वो अपने पति को एक खत लिखती, जिसमें वो पेरिस के सब हाल चाल लिखती और अंत में हमेशा लिखती, देखो, वक्त पे खाना खा लिया करना। मुझे पता है कि जब मैं तुम्हारे पास नहीं होती हूँ तो तुम थोड़े लापरवाह हो जाते हो। जब 1.5 महीने बाद वापस जाने का समय आया तो सब लोग उदास थे कि वो जा रही थीं, बस उनके सिवा। आश्चर्य की बात थी कि उन्हें इस बात का उतना मलाल नहीं था और एक जिम्मेवार और वफादार पत्नी होने के नाते उन्होंने अपनी छुट्टी बढ़ाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। अपने पति को पहले से ही एक तार भेजकर सूचित किया और फिर निर्धारित समय पर न्यूयॉर्क का प्लेन पकड़ा। और जब उन्होंने सबसे विदा ली तो उनकी बातों से ऐसा लगा कि वो शायद जल्द ही वापस आए। एयरपोर्ट पर उन्हें न्यूयॉर्क पहुंचने पर कोई कार इंतज़ार करती हुई नहीं मिली और इस बात से वो परेशान होने की बजाय बस हौले से मुस्कुरा दी। घर पहुंचकर मिसेस फॉस्टर ने टैक्सी ड्राइवर से अनुरोध किया कि वो उनके सूटकेसेस सीढ़ियों के ऊपर तक मेन दरवाजे तक पहुंचा दे। फिर उन्होंने उसे पैसे दिए और घर की घंटी बजाई। 1-2 बार बजाने पर भी जब दरवाज़ा नहीं खुला तो उन्होंने अपने पर्स से चाबी निकाली और दरवाज़ा खोलकर घर में अंदर घुसी। दरवाजे के पीछे बहुत सी चिट्ठियों का ढेर था जो दरवाजे के स्लॉट से अंदर डाली गई थीं। घर अंधेरा और ठंडा था। फर्नीचर अभी भी कपड़ों से ढका हुआ था और एक अजीब सी बू आ रही थी जो उन्होंने पहले कभी नहीं सूंघी थी। वो हॉल क्रॉस करके जल्दी से पीछे की तरफ गईं, मानो किसी शक की
जांच पड़ताल करने जा रही हूँ। और जब लौटी तो संतुष्ट लग रही थी। कुछ पल वे वहीं खड़ी रहीं, मानो सोच रही हूँ कि क्या करें। फिर मुड़ के अपने पति की स्टडी में गईं और वहाँ उनकी एड्रेस डायरी में से ढूंढकर एक नंबर मिलाया और कहा, हेलो, मैं 9 ईस्ट 62nd स्ट्रीट से बोल रही हूँ। हाँ हाँ, ज़रा जल्दी से किसी को भेज देंगे प्लीज़। मेरी लिफ्ट अटक गई है 2nd और 3rd फ्लोर के बीच। शायद भाई इंडिकेटर तो यही दिखा रहा है, फॉरेन। अरे बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, हाँ, क्योंकि भाई इतनी सीढ़ियाँ चढ़ना मेरे बस की बात नहीं है। थैंक यू सो मच। उन्होंने रिसीवर वापस रखा और अपने पति की कुर्सी पर बैठकर इंतज़ार करने लगी लिफ्ट ठीक करने वाले के आने का। ला 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 ला।